हेलो बच्चों, तो आज हम लोग आ गए हैं आपके लिए एनसीईआरटी चैप्टर 1 यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के सॉल्यूशन लेकर। तो इसमें हम लोग सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन और जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं उन सबको कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि सबसे पहले पेज नंबर 3 पर हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। कुछ चीज़ों के नाम दिए गए, हमसे कहा है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें मैटर हैं वो बताइए। तो हमने कहा था वो सारी चीज़ें जिनका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं वो सब मैटर कहलाती हैं। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि चेयर जो है वो मैटर होगी, बिकॉज़ ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसका मास भी होता है। एयर बिल्कुल एक मैटर है क्योंकि इसके पार्टिकल्स होते हैं, गैसियस स्टेट में होती है ये। लव, अगर हम किसी से प्यार करते हैं, अगर हम अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, अपने भाई बहन से प्यार करते हैं, तो वो कोई मैटर नहीं है क्योंकि लव कोई स्पेस कवर नहीं करता है, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा मैटर नहीं होगा। नेक्स्ट स्मेल, तो स्मेल यानी कि खुशबू आना, तो खुशबू जो है वो कोई मैटर नहीं क्योंकि ये कोई ना तो स्पेस कवर करती है ना ही ये कोई इसका मास होता है। इसी तरीके से हेट यानी नफ़रत करना किसी से, तो नफ़रत भी हम इसका कोई मास थोड़ी कि हम किसी से अगर नफ़रत करते तो हमारा मास बढ़ गया कि हम उससे 2 किलो नफ़रत करते हैं, ऐसा थोड़ी। हेट इज़ अ फीलिंग। नेक्स्ट बेटा आलमंड्स यानी बादाम, तो ये तो मैटर होगा। थॉट यानी कि विचार, अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो वो भी हम सिर्फ थिंक कर रहे हैं, ये भी मैटर नहीं होगा। नेक्स्ट कोल्ड यानी कि ठंडा, तो ठंडा किसी चीज़ का ठंडा होना कोई मैटर थोड़ी है। नेक्स्ट बेटा लेमन, ये मैटर होगा। हमारा जो वाटर है ये भी मैटर होगा, ठीक है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये मैटर नहीं होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। तो चेयर, एयर, आलमंड्स, लेमन वाटर, अच्छा ये पूरा एक ही है, लेमन वाटर, ये हमारे मैटर होंगे। इसके अलावा बाकी ये चीज़ें जो हैं वो मैटर नहीं होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला क्वेश्चन है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। अगर कोई हॉट फूड है, गर्म फूड है, तो उसकी स्मेल दूर से ही आ जाती है, जबकि अगर ठंडा फूड है तो उसकी स्मेल लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है, राइट। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं। देखिए, इसका रीज़न ये होता है कि जब फूड हॉट होता है तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, जो एक गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर के साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं। और जब हॉट होता है फूड, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं एयर के साथ जो मिक्स होंगे, गैसियस पार्टिकल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से ये जल्दी से एयर के साथ डिफ्यूज़ हो जाता है और स्मेल काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच सेवरल मीटर अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, whereas the cold food doesn't have as much kinetic energy। ठीक, इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। आते हैं बेटा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। एक डाइवर यानी कि एक तैरने वाला पानी में बहुत जल्दी आगे की तरफ चला जाता है पानी को काटते हुए, तो इसमें मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है? तो आप इसमें बताएंगे कि इसमें मैटर की कई सारी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। जैसे पहली वाली कि पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, तो पहली प्रॉपर्टी, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। उस स्पेस की वजह से ही उसने अपना हैंड उसमें मारा, जिसकी वजह से उसने पानी को काट दिया, है ना, पानी को काट दिया। नेक्स्ट है बेटा कि जो हमारा डाइवर है वो कैसे कर लेता है, तो इसका कारण यही हो जाएगा कि वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, और जिसकी वजह से दूसरा हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होने की वजह से उनके बीच में लेस
अट्रैक्शन होता है, यानी कि जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, तो वो यहाँ पर कम देखने को मिलता है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है वाटर में, जिसकी वजह से वो आसानी से उसको काटता। अगर इसकी जगह कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट होता तो वो उसको कट नहीं कर पाता। तो आंसर हम लोग इसका लिख देंगे, अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, दिस शोज़ दैट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हैविंग मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फोर्थ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने जो आपको 3-4 प्रॉपर्टी बताई थी इस चैप्टर में, वही आप यहाँ पर लिख देंगे। आई होप कि आपने पीछे वीडियो देखा होगा तो आप उसको लिख लेंगे। आते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पर। अब ये जो हमारे क्वेश्चन है बेटा, ये पेज नंबर 6 से है। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। पहला है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो यह मैं फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका मास भी ज़्यादा होगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका वॉल्यूम कम होगा। मतलब ये ऐसे समझ लीजिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी डेंसिटी जो है वो मास के तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, पर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ऐसे समझिए आप, अगर हमारे पास 1 किलोग्राम फ्लोर है, आटा है, और अगर हम उसको 1 किलोग्राम के डिब्बे में रखते हैं, राइट, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, मतलब वो पूरी तरीके से भरा होगा, बिकॉज 1 किलोग्राम आटा हमने 1 किलोग्राम के डिब्बे में रखा तो वो भरा होगा। अगर हम इस 1 किलोग्राम आटे को, मतलब मास यही रहने दें 1 किलोग्राम, और इसको 2 किलोग्राम के डिब्बे में रख दें, तो क्या होगा, वो आधा ही फिल हो पाएगा, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी जो होगी वो कम, क्योंकि बीच में काफ़ी सारा स्पेस खाली भी हो जाएगा। अब ये फ्लोर तो बिकॉज सॉलिड, अगर हम गैसेस का एग्जांपल ले लेते तो बहुत अच्छा रहता। मतलब अगर हमारे पास 1 किलोग्राम गैस है, राइट, 1 लीटर गैस है ऐसे मान लेते हैं, और हम उसको 1 लीटर के वेसल में रखें और फिर हम उसको किसी 2 लीटर के वेसल में, तो डेंसिटी उसकी कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पर उसके पार्टिकल्स पास होंगे। तो वो ऑब्वियस ही बात है कि जो छोटा वाला वेसल होगा वहीं पर उसके पार्टिकल्स पास होंगे। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है उसकी। हमसे कहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। डेंसिटी बढ़ते हुए क्रम में इनको लगाइए, मतलब पहले सबसे कम डेंसिटी वाला, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से हमें इसको सेट करना है बेटा। तो देखिए हमें क्या क्या दिया है, एयर दिया है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी दिया है, चिमनी से निकलने वाला धुआं, हनी दिया है, वाटर दिया है, चॉक दिया है, कॉटन दिया है और आयरन दिया है। तो इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर एयर आएगा। ठीक, सबसे पहले एयर आएगा, फिर हम देखेंगे कि जो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है वो आ जाएगा। अभी हम आपको इसका रीज़न भी बता देंगे, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा फिर हमारा आ जाएगा, इसके बाद कॉटन आ जाएगा। ठीक, कॉटन के बाद वाटर आ जाएगा, वाटर के बाद हमारा हनी आ जाएगा। ठीक, और हनी के बाद चॉक आ जाएगा, और चॉक के बाद सबसे बाद में आयरन आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लगाएंगे। अब देखिए एयर जो है उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ये सबसे पहले आ गया। अब आप कहेंगे कि नहीं, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी उसमें तो टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो पार्टिकल्स और दूर होंगे, लेकिन जो एग्जॉस्ट निकलता है उसमें स्मोक के पार्टिकल्स भी होते हैं, छोटे छोटे कार्बन के, जिसकी वजह से ये एयर के बाद आएगा। तो पहले एयर आएगा, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी आएगा, उसके बाद आपने देखा है कॉटन जो होती है उसमें बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, तो इसलिए कॉटन आ जाएगा। अदरवाइज़ ये सॉलिड था, इसको बाद में आना चाहिए था, लेकिन इसके बीच में क्योंकि बहुत सारे स्पेस होता है इसलिए पहले कॉटन आ जाएगा। फिर बेटा वाटर के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, हनी जो होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है वाटर से, इसलिए उसके बाद आएगा, राइट, थोड़ा सा उससे ज़्यादा विस्कस होता है। उसके बाद आएगा हमारा चॉक, क्योंकि चॉक सॉलिड भी है और उसके पार्टिकल्स पास भी होते हैं। उसके बाद आ जाएगा आयरन, आयरन जो है वो तो बहुत ही सॉलिड होगा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी आयरन की होगी, तो ये हमने लगा दिया इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन की। कह रहा है टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले जो डिफरेंसेस होते हैं स्टेट ऑफ मैटर में तीनों में,
वो आप बता दीजिए। मतलब हम लोग एक टेबल बना लें सॉलिड लिक्विड गैस की और उसको हम समझा दें। तो आप लोग क्या कीजिए, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस, ऐसे करके 3 कॉलम बना लीजिए। इसमें पहले वाले में हम लिखेंगे सपोज़ शेप के बारे में लिखते हैं, तो सॉलिड में हम लिखेंगे कि यहाँ फिक्स्ड शेप होता है, लिक्विड में जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, और गैसेस में भी नहीं होता। फिर दूसरा लिखेंगे हम, मान लीजिए वॉल्यूम के बारे में, तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, पर गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट हम लिख देंगे रिजिडिटी या फ्लूइडिटी के बारे में, तो सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, ये फ्लूइड होते हैं, और ये गैसेस भी फ्लूइड होते हैं। नेक्स्ट हम लिख देंगे कंप्रेसिबिलिटी, यानी इनको दबा सकते हैं कि नहीं, तो सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड जो होते हैं वो भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लगभग ये भी कंप्रेस नहीं होते हैं, और गैसेस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बता सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बता सकते हैं। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें इसके कंपैरिजन में कम होता है, गैसेस में तो बहुत ही कम होता है। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो यहाँ बहुत कम होता है, बहुत कम, यहाँ इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से 3 कॉलम बना के हम इसको समझा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बी पार्ट की। कह रहा है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, इनके बारे ऊपर कमेंट कीजिए, मतलब इनके वो बताइए। तो सबसे पहले हमसे पूछा है कि रिजिडिटी क्या होता है, ठीक। तो रिजिडिटी का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस या द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन या मेंटेन इट्स शेप व्हेन फोर्स इज ऑब्जेक्टेड ऑन दैट फ्रॉम आउटसाइड। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर से फोर्स लगाएं और वो अपना जो शेप है उसको फिक्स मेंटेन किए रहे, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिजिडिटी। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी इसका थोड़ा अलग होगा। द मैटर हैज़ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ऐसे कह सकते हैं कि मैटर के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। इफ़ वी आर एबल टू कंप्रेस इट व्हेन या वी आर एबल टू चेंज इट्स शेप बाय कंप्रेसिंग इट, देन इट इज़ कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ऐसे करके आप समझा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें बता भी सकते हैं कि सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लिक्विड जो होते हैं वो भी लगभग इनकम्प्रेसिबल, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, और गैसेस जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट है बेटा फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी तो मैंने आपको बताया भी था। द टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर टू फ्लो ईजिली इज़ कॉल्ड फ्लूइडिटी। जैसे कि लिक्विड्स फ्लो कर जाती हैं, गैसेस फ्लो कर जाती हैं, इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगी। अगला है फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, किसी गैस कंटेनर का भर जाना, मतलब हम उसके अंदर गैस भरें तो वो पूरा भर जाता है, कोई भी पार्ट उसका खाली नहीं रह जाता है। तो हम लोग लिख देंगे कि द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर कंटिन्यूसली मूविंग, हमेशा मूव करते रहते हैं, और वो भी हाई स्पीड के साथ, जिसकी वजह से वो हर डायरेक्शन में इट विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन एंड हैंस इट फिल्स द गैस कंटेनर। नेक्स्ट है बेटा शेप। शेप क्या होता है? तो शेप का मतलब हम ऐसे समझा सकते हैं कि the property of any substance to attain its attain ना लिखकर to maintain its physical appearance या maintain its physical appearance, ठीक है, ये वर्ड भी सही रहेगा। बाकी हम लोग कह सकते हैं कि the substance have intermolecular force of attraction between particles due to which some have fixed shape and this is shown by a solid। ऐसे करके हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की। तो the energy possessed by any particle, any body, किसी भी बॉडी में, ड्यू टू विच इट इज़ इन मोशन, किसी भी पार्टिकल में, किसी भी बॉडी में जो एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मोशन में है, यानी कि चल रहा है। अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी यूज़ करें, तो उसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है डेंसिटी। तो अभी बताया था मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड डेंसिटी, और क्योंकि सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, मास ज़्यादा, इसलिए सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी वेयर एज गैसेज हैव लोएस्ट। नेक्स्ट है बेटा गिव रीज़न।
अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट, अभी जस्ट बताया मैंने इसको, अभी ऊपर वाले में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो बता देंगे क्योंकि इसके पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, हर डायरेक्शन में जाते रहते हैं, जिसकी वजह से कंटेनर को पूरी तरह फिल कर देते हैं। अगला है ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर, एक गैस जो है वो कंटेनर के वॉल पर फोर्स एक्सर्ट करती है, तो हम लोग लिख देंगे अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन कॉन्स्टेंट मोशन ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड हैंस वी कैन से द पार्टिकल्स ऑफ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अगला है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहते हैं, तो वुडन टेबल इज़ कॉल्ड एज सॉलिड बिकॉज इट हैज़ फिक्स्ड शेप, इसका शेप फिक्स होता है, इट हैज़ इन हाई वेरी हाई या वेरी मच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट हैज़ नो कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी कोई बात ही नहीं हो सकती क्योंकि ये कंप्रेसिबल नहीं होती है वुडन टेबल। इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर, हम एयर में अपना हाथ बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट, जबकि अगर हमें किसी सॉलिड ब्लॉक को इसी तरीके से कट करना हो तो हमें उसके लिए कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका रीज़न बिकॉज एयर हैज़ वेरी low intermolecular force of attraction between its particles due to which we can easily cut the air by moving our hand in air, but to do the same through a solid block we have to need karate expert because the solid has very much force of attraction due to which we can due to which our hand कैन बी हर्टेड बाई दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ क्वेश्चन, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई, जबकि आप देख सकते हैं कि आइस जो होती है वो वाटर पे फ्लोट करती है जबकि पानी तो नहीं करता। मतलब पानी जो होता है अगर उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर की तो फिर तो वाटर को ऊपर होना चाहिए था, आइस को नीचे डूब जाना चाहिए था। तो हम इसमें लिख सकते हैं इसका आंसर, आइस जो होता है एक्चुअल में उसका जो शेप होता है वो केज लाइक होता है, पिंजरे की तरह होता है, इसी की वजह से आइस जो है उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर, आइस इज़ अ सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज़ लोअर देन वाटर, आइस सॉलिड तो है लेकिन इसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होती है ड्यू टू इट्स cage like structure and hence the ice float on water whereas तो नहीं, ठीक है, हाँ, the ice floats on water, हाँ ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 9 पर। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, इनको सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर मैं केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो हम उसमें -273 कर देंगे, तो इसमें हम -273 कर देंगे, दोनों में से हमारा आंसर जो आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। जो आंसर आए उसमें बाद में आप डिग्री सेल्सियस ज़रूर लगा दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी जब वाटर जो होगा वो 250 डिग्री सेल्सियस पर होगा, अगले में कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो देखिए जब 250 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो ये अपना बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको क्रॉस कर चुका होगा, बिकॉज इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस पर। और जब तक पूरा कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक वाटर का मतलब वेपर्स का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो 250 डिग्री ये तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ तो बॉयल हो चुका होगा, पूरा पानी गैस में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो यहाँ पर जो वाटर की स्टेट होगी वो होगी गैसियस स्टेट। बात करें 100 डिग्री सेल्सियस की तो यहाँ पर बॉयल होना शुरू हुआ होगा, तो यहाँ लिक्विड भी होगा और गैसियस स्टेट में भी होगा, मतलब कुछ लिक्विड होगा कुछ गैस बन गया होगा, किसी में भी हो सकता है, किसी में नहीं, मतलब दोनों में ही होगा। अगला है फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब
मैटर की स्टेट चेंज हो रही होती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जा रहा होता है, उस टाइम जो उसका टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट क्यों हो जाता है, वो बढ़ना बंद क्यों हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ये होगा कि एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर द हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस, जैसे मतलब हमारे पास सॉलिड का ब्लॉक है, अब हम इसका लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो जब हम इसमें हीट सप्लाई करेंगे तो जब तक ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। मैंने लेटेंट हीट वाले टॉपिक में आप लोगों को ये बताया था। तो इसका रीज़न है कि जो हीट हम लोग यहाँ सप्लाई कर रहे होते हैं वो हीट एक्चुअल में इसका टेम्परेचर रेज करने के लिए यूज़ नहीं होती है, वो इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके पार्टिकल्स के बीच में उसको ब्रेक करने के लिए यूज़ होती है। तो आंसर लिखेंगे बिकॉज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर whenever the change of state of any matter takes place, then the heat supplied to the substance is used to overcome the force of attraction between particles and not to raise the temperature of the substance, due to which the temperature remain constant during the change of state of matter. अगला है सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई करने का क्या तरीका होगा, कोई एक मेथड बताइए। तो देखिए हम लोग गैस को लिक्विड में करना है तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो ये है कि हम उसका टेम्परेचर कम कर दें, हम उसको ठंडा कर दें, राइट। तो एक तो हम उसका टेम्परेचर कम कर दें यानी कि उसको कूल कर दें। एक सेकेंड मैं साफ़ कर लूँ उसको। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हम उसको कूल कर लें, राइट, यानी कि उसका हम टेम्परेचर जो है वो लो कर दें, कम कर दें। अगली चीज़ हम प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो गैसेस के पार्टिकल्स होंगे वो पास पास आने लगेंगे, और जैसे ही ये गैसेस के पार्टिकल्स पास पास आएंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, बाई डिक्रीज इन द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द प्रेशर। ये दो तरीके हैं जिससे हम किसी एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। अगला हम आ जाते हैं पेज नंबर 10 पर, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। जब हॉट ड्राई डे होता है यानी कि